नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचलों से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं दुनिया भर की सुर्खियां। इराक के प्रभावशाली शिया नेता मुक्तदा अल सद्र के आह्वान के बाद संसद भवन में जारी धरना समाप्त करके वापस लौटे प्रदर्शनकारी। राजधानी बगदाद सहित प्रमुख शहरों से हटाया गया कर्फ्यू। भड़के अल सद्र समर्थकों की सुरक्षा बलों से भिड़ंत में मारे गए थे 30 लोग। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच यूक्रेनी सेना ने खेरसोन में रूसी सेनाओं को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाने का किया दावा। यूक्रेनी हमले में रूसी हथियार और गोदाम हुए नष्ट। जवाबी कार्रवाई के लिए अपनी सेनाओं को पुनर्गठित कर रहा है रूस। बाढ़ की विभीषिका झेल रहे पाकिस्तान की सहायता के लिए दुनिया ने बढ़ाया हाथ। यूएन महासचिव ने पीड़ितों की सहायता के लिए बताई 160 मिलियन डॉलर की जरूरत। बाढ़ की भेंट चढ़ चुके हैं 1100 से अधिक लोग, लाखों लोग बेघर। भयानक आर्थिक संकट से उबरने का प्रयास कर रहे श्रीलंका में पेश हुआ महत्वाकांक्षी बजट। वैट में बढ़ोतरी, 60 वर्ष के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति, खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम की शुरुआत जैसे अहम कदमों की हुई घोषणा। और आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं एशिया का आईना। बात करते हैं इराक की। इराक में शिया धर्मगुरु मुक्तदा अल सद्र के राजनीति छोड़ने के फैसले ने जहां एक और हिंसक रूप ले लिया, तो वहीं बाद में मुक्तदा अल सद्र के आह्वान पर उनके समर्थक शांत भी हो गए। लेकिन इससे पहले इराक में हुई हिंसा में करीब 30 लोग मारे गए। इराक के प्रभावशाली शक्तिशाली शिया धर्मगुरु मुक्तदा सद्र ने जैसे ही राजनीति छोड़ने की घोषणा की तो ये खबर आग की तरह फैली और अचानक बगदाद जल उठा। उनके समर्थक हफ्तों से ग्रीन जोन इलाके में डेरा डाले हुए थे। खबर मिलते ही सरकारी इमारतों पर धावा बोल दिया। सुरक्षा बलों और असद्र समर्थकों के बीच जमकर संघर्ष हुआ। सिर्फ सुरक्षा बलों के साथ ही नहीं बल्कि दूसरे प्रतिद्वंदी शिया दलों के समर्थकों के साथ भी झड़प हुई। कुल मिलाकर इराक के सबसे सुरक्षित क्षेत्र माने जाने वाले इलाके में घंटों तक हिंसा का तांडव होता रहा। दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी होती रही। हिंसा में अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। स्थिति को हाथ से निकलता देख असद्र सामने आए और अपने समर्थकों से तत्काल संसद परिसर को खाली करने की अपील की। आग्रह का असर भी दिखा। जो समर्थक पिछले कई दिनों से परिसर में जमे हुए थे और सोमवार से उत्पात मचाए हुए थे, आदेश मिलते ही अपने घरों को लौट गए। प्रदर्शनकारियों के हटने के बाद कर्फ्यू हटा लिया गया है। असद्र ने घटना को लेकर इराक की जनता से माफी मांगी। मैं अब भी मानता हूं कि मेरे समर्थक अनुशासित और आज्ञाकारी हैं और अगर अगले 60 मिनट में वे संसद में धरने से पीछे नहीं हटते हैं तो मैं भी आंदोलन छोड़ दूंगा। मारे गए लोगों का शव जब नजफ पहुंचा तो वहां भी स्थिति तनावपूर्ण हो गई। असद्र के समर्थकों ने शवों के साथ जुलूस निकाला और सद्र के समर्थन में नारे लगाए। उधर बगदाद के ग्रीन जोन में सद्र के समर्थक मोर्चा संभाले हुए थे। सुरक्षा बलों की कार्रवाइयों का जवाब दे रहे थे, घायल हो रहे थे, गोलियों का शिकार हो रहे थे। वहीं जनता चिंतित थी, कहीं ये ताजा उथल पुथल इराक को फिर से अराजकता के दौर में ना ढकेल दे। सरकार को सेना के हस्तक्षेप के बिना प्रदर्शनकारियों की मांगों के बारे में पता करना चाहिए। यह एक नकारात्मक कदम है। बहरहाल असद्र के समर्थकों की वापसी के बाद स्थिति के नियंत्रण में आने की उम्मीद जताई जा रही है। हालांकि उनके समर्थकों का ये गुस्सा अचानक नहीं फूटा था। वे पिछले कई दिनों से संसद परिसर में धरने पर बैठे हुए थे और संसद को भंग कर चुनाव कराने की मांग कर रहे थे। पिछले साल अक्टूबर में हुए आम चुनाव में असद्र की पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, लेकिन सरकार बनाने में विफल रहने के बाद उनके सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया था।
गतिरोध जारी रहने के बीच असद्र ने 3 दिन पहले 2003 से सत्ता में बने रहने वाले सभी नेताओं से पद छोड़ने का आग्रह किया। अपने इसी बयान पर आगे बढ़ते हुए असद्र का ताजा बयान आया था। नेता मुक्तदा अल सद्र के आदेश देने के बाद 60 मिनट के भीतर हम पीछे हट गए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब असद्र ने सियासत को अलविदा कहा है। पहले भी वो ये कदम उठा चुके हैं। मुक्तदा असद्र शिया धर्मगुरु हैं। उनके पिता भी एक प्रभावशाली धर्मगुरु थे। सद्दाम हुसैन की मौत के बाद उन्होंने हजारों लोगों को साथ जोड़कर असद्रिस्ट मूवमेंट की शुरुआत की। इसकी सैन्य इकाई भी है। पहले इसे अल मेहदी कहा जाता था, लेकिन बाद में इसका नाम बदलकर सरिया सलाम यानी शांति ब्रिगेड कर दिया गया। वो ईरान अमेरिका दोनों को नापसंद करते हैं। लोगों की भीड़ इकट्ठा कर पाने की क्षमता और जमीन से जुड़े हुए समर्थकों के चलते असद्र अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों पर भारी पड़ते हैं। और आइए अब आपको लिए चलते हैं पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान में बाढ़ का कहर टूट पड़ा है। 1/3 पाकिस्तान पूरी तरह से डूब चुका है। गली मोहल्ले पानी पानी हो गए हैं। सिंध से लेकर बलूचिस्तान तक कई राज्यों में हालात बेहद खराब हैं। अब तक 1100 से ज्यादा लोग जान गंवा चुके हैं। 3 करोड़ से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। आलम यह है कि अब लोग भूखे सोने को मजबूर हैं। स्थिति लगातार भयावह होती जा रही है। मंगलवार की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे के अंदर बाढ़ के चलते 75 लोगों ने जान गंवा दी। वित्त मंत्री मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि बाढ़ के कारण पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को 10 अरब अमेरिकी डॉलर तक का नुकसान हुआ है। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने पीड़ितों की सहायता के लिए 160 मिलियन डॉलर की जरूरत बताई है। लाखों घर पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। करोड़ों लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं मिल पा रहा है। चलिए अब बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहा है। इस बीच संसद में अंतरिम बजट पेश हुआ। आइए देखते हैं क्या है इस बजट में। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने मंगलवार को संसद में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने संसद में बजट पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य सबसे कठिन आर्थिक संकट का सामना कर रहे देश के लोगों की आय बढ़ाना है और उन्हें राहत प्रदान करना है। वित्त मंत्री का भी प्रभार संभाल रहे राष्ट्रपति विक्रमसिंघे ने संसद को बताया कि अंतरिम बजट देश में अब तक मौजूद आर्थिक रचना में बदलाव की नींव रखेगा। अंतरिम बजट में आयकर, मूल्यवर्धित कर, दूरसंचार कर और सट्टेबाजी तथा गेमिंग कर से संबंधित कई सुधार पेश किए गए हैं। सरकार को नीतियां बनानी चाहिए और उन्हें लागू करना चाहिए। हालांकि वर्तमान में सरकार सब कुछ करती है और लोग देश के प्रशासन से भी ऐसी ही उम्मीद करते हैं। रानिल विक्रमसिंघे ने कहा कि IMF के साथ राहत पैकेज पर बातचीत सफल रही और यह अंतिम चरण में पहुंच गई है। बातचीत पूरी होने के बाद संसद को आगे की जानकारी दी जाएगी। IMF की एक टीम वर्तमान में राहत पैकेज कार्यक्रम पर चर्चा करने के लिए श्रीलंका में है। यह कार्यक्रम नकदी संकट का सामना कर रहे देश के लिए मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। IMF के साथ बातचीत पर विक्रमसिंघे ने बजट भाषण में कहा कि यह जरूरी है कि हम इस अवसर का उपयोग पिछली गलतियों को सुधारने और दीर्घकालिक नीतियों को लागू करने के लिए करें जो अर्थव्यवस्था को स्थिर करें और हमें उन चुनौतियों से बाहर निकालें जिनका हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के साथ बातचीत सफलतापूर्वक अंतिम चरण में पहुंच गई है। हमारे देश को ऋण सहायता प्रदान करने वाले प्रमुख देशों के साथ ऋण पुनर्गठन पर चर्चा होगी। संयुक्त राष्ट्र प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सहयोग से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रहा है। इस बजट को लेकर श्रीलंकाई अधिकारियों को उम्मीद है कि IMF से उन्हें 2 से 3 मिलियन डॉलर की मदद मिलेगी। संशोधित बजट में अनुमान है कि 2022 में 2 ट्रिलियन श्रीलंकाई रुपए की परियोजना राजस्व शुरुआती आंकड़े 2.23 ट्रिलियन से कम है। मालूम हो कि 2.2 करोड़ की आबादी वाला देश 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद सबसे खराब आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पिछले महीने राष्ट्रपति के रूप में पदभार संभालने के बाद विक्रमसिंघे IMF से सहमत वित्तीय सुदृढ़ीकरण
प्राधिकरण उपायों को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। आने वाले समय में कुल 4.4 ट्रिलियन रुपए खर्च होने का अनुमान है, जो पिछली बार के अनुमान 3.9 ट्रिलियन से काफी अधिक है। इस साल सरकार का प्राथमिक घाटा अनिवार्य रूप से ब्याज भुगतान को छोड़कर उधार की आवश्यकताओं के कारण जीडीपी के 4% तक गिरने की उम्मीद है। हालांकि 2021 में यह 5.7% तक गिरी थी। चरमराती अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए उपायों को रेखांकित करते हुए विक्रम सिंघे ने कहा कि उनका लक्ष्य वार्षिक मुद्रास्फीति को 1 अंक के मध्य स्तर तक लाना है, जो अब 66% से अधिक है। अगले पूरे साल के बजट में नए कर पेश किए जाएंगे, लेकिन मूल्य वर्धित कर गुरुवार से बढ़कर अब 12% से 15% हो जाएगा। उधर मंगलवार को एक बार फिर प्रदर्शनकारी कोलंबो की सड़कों पर उतरे और पिछले दिनों गिरफ्तार किए गए नागरिकों की रिहाई की मांग की। चलिए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध अभी भी जारी है। यूक्रेन को सैन्य सहायता को लेकर ईयू की एक महत्वपूर्ण बैठक भी हुई। आइए आपको खास रिपोर्ट दिखाते हैं। यूरोपीय संघ के मंत्रियों ने मंगलवार को यूक्रेन के सशस्त्र बलों के लिए हथियारों का उत्पादन, सैन्य प्रशिक्षण बढ़ाने तथा रूस पर भारी हर्जाना लगाने के तरीकों पर चर्चा की। बैठक में सदस्य देश यूक्रेन के लिए एक सैन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम स्थापित करने पर सहमत हुए। 27 देशों वाले समूह की बैठक में चर्चा हुई कि यूरोप की धरती पर यूक्रेन के नए रंगरूटों को प्रशिक्षण में क्या भूमिका निभाई जा सकती है। हालांकि कई देश पहले ही द्विपक्षीय आधार पर सैन्य प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं, लेकिन कुछ को लगता है कि इन प्रयासों में ईयू की सामूहिक ताकत लगाना जरूरी है। ईयू के विदेश नीति के प्रमुख जोसेफ बोरेल ने कहा कि सदस्य देशों को लक्ष्य की दिशा में एक होकर काम करने की जरूरत है। प्रशिक्षण की पहली प्रक्रिया में लेकिन एक साथ मिलकर आगे बढ़ने की जरूरत है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आज यह तय किया गया था। किसी भी मामले में यह एक अनौपचारिक परिषद है और अनौपचारिक परिषद निर्णय नहीं लेती है। उधर अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों का एक दल ज़पोरिज़िया परमाणु ऊर्जा संयंत्र के संभावित दौरे से पहले कीव पहुंच गया है। हालांकि मिशन के मंसूबे की विस्तृत जानकारी उपलब्ध नहीं है, लेकिन समझा जा रहा है कि संभावित परमाणु तबाही की आशंका की ये दल आकलन करेगा। हफ्तों से रूस और यूक्रेन एक दूसरे पर ज़पोरिज़िया परमाणु संयंत्र के आसपास भीषण बमबारी का आरोप लगा रहे हैं। वहीं आईईए के प्रमुख ने यूक्रेन के राष्ट्रपति से कीव में मुलाकात की। इस बीच क्रेमलिन ने कहा है कि आईईए के मिशन की यात्रा रूस के हित में होगी और हमें इसका लंबे समय से इंतजार था। हमें उम्मीद है कि यह मिशन आगे बढ़ेगा, जैसा कि इस पर सहमति हुई है। मैं एक बार फिर दोहराता हूं, इस मिशन में हमारी रुचि है और लंबे समय से इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति कार्यालय ने मंगलवार को एक रिपोर्ट जारी कर बताया कि खरसन क्षेत्र में दिन रात शक्तिशाली धमाके हो रहे हैं। हालांकि व्यवहारिक रूप से सामरिक क्षेत्र के सभी इलाकों में कठिन लड़ाई चल रही है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेनी बलों ने क्षेत्र में कई गोला बारूद डिपो के साथ साथ नाइपर के सभी पुलों को नष्ट कर दिया है। ये पुल क्षेत्र में मौजूदा रूसी बलों के लिए सैन्य आपूर्ति लाने के वास्ते अहम थे। यूक्रेन ने खेरसान क्षेत्र के विभिन्न हिस्सों में 1 दर्जन कमांड पोस्ट पर तोपखानों से हमले करने की जानकारी भी साझा की है। रूस के सरकारी समाचार एजेंसी तास ने मंगलवार की सुबह खेरसन में 5 शक्तिशाली विस्फोट होने की जानकारी दी है। ये विस्फोट संभवतः वायु रक्षा प्रणालियों के कारण हुए हैं। बताया जा रहा है कि खेरसन क्षेत्र में आंशिक रूप से बिजली गुल हो गई है। हम कह रहे हैं कि अभी सबसे हॉट न्यूज आना बाकी है। फिलहाल सक्रिय लड़ाई जारी है और इस लड़ाई में चुप्पी की जरूरत है। उधर जर्मनी और फ्रांस ने रूसी नागरिकों के यूरोपीय संघ में प्रवेश पर प्रस्तावित व्यापक प्रतिबंध को खारिज कर दिया है। मंगलवार और बुधवार को प्राग में होने वाली विदेश मंत्रियों की बैठक से पहले यूरोपीय संघ के अन्य सदस्य देशों को भेजे गए पत्र में लिखा है कि हमें वीजा जारी करने के लिए स्मार्ट तरीकों के बारे में सोचना चाहिए। ये स्वीकार करते हुए कि संभावित सुरक्षा जोखिम के लिए रूसी नागरिकों द्वारा किए गए वीजा आवेदन की बारीकी से जांच की जानी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं विश्व संस्कृति की। दुनिया जब जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से गुजर रही है, ऐसे में कई देश कृत्रिम बारिश का भी सहारा लेते हैं। यूएई में ऐसा ही एक प्रयास हुआ है, लेकिन कृत्रिम वर्षा करवाना फायदेमंद है
या नुकसानदायक, इसको लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है। हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। संयुक्त अरब अमीरात का मौसम आमतौर पर गर्म और शुष्क रहता है। कम बारिश, बढ़ते तापमान से निजात पाने के लिए तकनीक का प्रयोग कर कृत्रिम बारिश से गर्मी की तपिश और पानी की किल्लत को कम करने की कोशिश हो रही है। लेकिन हाल के दिनों में हुई बारिश ने कई समस्याएं खड़ी कर दी हैं। मौसम पर नियंत्रण पाने की कोशिश करने वाला संयुक्त अरब अमीरात अकेला देश नहीं है, बल्कि इस फहरिस्त में चीन, रूस, अमेरिका समेत कई देश शामिल हैं। इस तकनीक से जहां एक ओर राहत मिल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ इसके नतीजों पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आइए जानते हैं कि आखिर क्या होता है क्लाउड सीडिंग या कृत्रिम बारिश। जब सूरज की किरणें धरती पर पड़ती हैं तो उससे धीरे धीरे गर्म करने लगती हैं, जिस वजह से पानी के कण एक दूसरे से दूर होने लगते हैं और फिर ये कण भाप में बदल जाते हैं। ये भाप बहुत हल्की होती है, जिसके कारण ये धीरे धीरे आसमान की ओर बढ़ने लगती है। बादलों के अधिकांश हिस्से में हवा होती है, इनमें पानी या बर्फ की बूंदें भी होती हैं। जब बूंदें बड़ी हो जाती हैं तो वो टपकने लगती हैं। क्लाउड सीडिंग में बर्फ जैसे ही एक पारदर्शी क्रिस्टल सरीखे नमक यानी सिल्वर आयोडाइड के छोटे कण बादलों में मिलाए जाते हैं। इस प्रक्रिया में विमान या ड्रोन से ये कण बादलों में गिराए जाते हैं। कणों को जमीन से भी बादलों में दागा जा सकता है। कभी कभी तकनीक का उपयोग करते हुए इस प्रक्रिया का असर ठीक दिखाई देता है। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम दोबारा और फिलस को दागते हैं। आसमान के कुछ हिस्सों में बारिश कराने की चाहत होती है, वहां कम से कम कुछ बादलों का पहले से होना जरूरी होता है। जिन इलाकों में पानी की सख्त जरूरत होती है, लेकिन पहले से बादल न होने के कारण ये तकनीक कारगर नहीं हो पाती है। बारिश के बादलों को अपने स्तर पर बना सकना इंसानों के बस में अभी नहीं हुआ है। दुनिया के कई देश इस तकनीक का प्रयोग करते आ रहे हैं। संयुक्त अरब अमीरात, चीन इसका ताज़ा उदाहरण है। रूस भी छुट्टियों के बड़े अवसरों से पहले क्लाउड सीडिंग कराने के लिए जाना जाता है। क्लाउड सीडिंग से वर्षा दर का लगभग 10 से 30% बढ़ जाता है। इसलिए यह जल भंडार को बढ़ाता है, जो पूरे देश के लिए उपलब्ध कराया जाता है। आज इस तरीके का इस्तेमाल सूखाग्रस्त इलाकों में बारिश लाने के लिए किया जाता है। चीन के अलावा अमेरिका भी क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल करता आया है। सूखे या पानी की जरूरत पूरा करने के लिए क्लाउड सीडिंग का इस्तेमाल एक इलाके के लिए जहां लाभदायक हो सकता है, वहीं दूसरे के लिए हानिकारक भी। इतिहास गवाह है कि कई बार इसे हथियार के तौर पर भी प्रयोग किया गया है। अमेरिका ने वियतनाम युद्ध के समय भी मानसून की अवधि को बढ़ाने के लिए क्लाउड सीडिंग को हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था। इसी तरह 1986 में चेरनोबिल के आसमान से निकलने वाले बादलों की सीडिंग कर वहां बारिश कराई गई। एक बड़ी भलाई के लिए विकसित की गई तकनीक के गलत इस्तेमाल की संभावनाओं के बीच एक दलील ये भी है कि अगर सूखे से निपटने के लिए अपने इलाके के ऊपर आप बादलों में पानी तैयार करते हैं, तो ये बादल दूसरे इलाकों की ओर बारिश नहीं ले जाएंगे, जहां उससे मिलने वाले बड़ी राहत की ज्यादा जरूरत हो सकती थी। जानकार बताते हैं कि एक जगह पर बारिश करा देने के बाद उसका आगे का प्रवाह कम हो सकता है। जानकार आगाह करते हैं कि फिलहाल मौसम को नियंत्रित करना शायद इंसानों के बस में नहीं है। बावजूद इसके अगर इस तकनीक का प्रयोग होता है तो गड़बड़ी भी हो सकती है। संकेत इस बात की ओर इशारा करते हैं कि पहले से ही जलवायु परिवर्तन की समस्या से जूझ रही दुनिया के सामने नई परेशानी न खड़ी हो जाए। और आइए अब बात करते हैं भावनाओं की, बात करते हैं जीवन के संघर्ष की। हम आपको लिए चलते हैं अफगानिस्तान की ओर। और अफगानिस्तान में महिलाओं के हालात बहुत खराब हैं, लेकिन कुछ महिलाएं तालिबान शासन से दूर विदेशों से यहाँ की महिलाओं की आवाज़ उठा रही हैं। ऐसा ही एक नाम है पत्रकार फौजिया सईद ज़ादा का। ये रिपोर्ट देखिए। तालिबान सत्ता में आए तो उन महिलाओं और लड़कियों ने भी सिर पर चादर डाल ली जो कभी धड़ल्ले से काबुल या दूसरी जगहों पर बेखौफ घूमा करती थीं। खौफ को ही उन्होंने अपना हथियार बना लिया और महिलाओं को डराने धमकाने वाले हर तालिबानी आदेश के खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दिया। काबुल की सड़कों पर महिलाओं के अधिकारों की आवाज बुलंद करने वालों में पत्रकार फौजिया सईद भी थीं, लेकिन अपने ही देश में रहकर
परंपराओं और एक खास तबके की व्याख्या के नियम के तहत महिलाओं और लड़कियों को कैद कर देने की कोशिश के खिलाफ फौजिया सईद को अपना अभियान बहुत देर तक जारी रख पाना मुश्किल हो गया था। बल्कि तालिबान की हथकड़ी उनके हाथ तक पहुंचने ही वाली थी कि उन्होंने देश छोड़कर किसी दूसरे देश में जाने का फैसला किया। तालिबान उनके घर पर खड़े थे, लेकिन फौजिया ने उन्हें चकमा देकर अपने 13 साल के बच्चे और मां के साथ घर से निकल गई। हालांकि उनका भाई तालिबान के हत्थे चढ़ गया और करीब 15 दिन तक उसे सलाखों के पीछे बिताना पड़ा। इन दिनों फौजिया जर्मनी की राजधानी बर्लिन में हैं। भले ही फौजिया अपने देश से हजारों मील की दूरी पर हैं, लेकिन उनका दिल अपने लोगों, खास तौर से पिछले 40 सालों से अलग अलग तरह के जुल्म के शिकार हुई महिलाओं के मुद्दों और चिंताओं के लिए ही धड़कता है। फौजिया अफगानिस्तान की महिलाओं को बहादुर मानती हैं, लेकिन वक्त के थपेड़ों ने उनके साहसिक कदमों में रीति रिवाज, परंपरा और बेतुके कानूनों की बेड़ियां डाल दी गईं। मुझे लगता है अफगान की महिलाएं चैंपियन हैं, हीरो हैं, वो साहसी हैं। अफगानिस्तान में आतंकवादियों के लिए हर जगह से पैसा आ रहा है। इसके बावजूद अफगानिस्तान की महिलाएं ही उनका सामना और उनका विरोध कर रही हैं। काबुल पर तालिबान के कब्जे से पहले फौजिया नए अफगानिस्तान की एक आज़ाद ख्याल महिला के तौर पर जिंदगी बिता रही थीं। उन्होंने कानून के बाद पत्रकारिता की पढ़ाई की, फिर पत्रकारिता को ही अपना पेशा बना लिया। इसके साथ ही मानवाधिकार संगठनों से भी जुड़ गईं। तालिबान के आने के बाद काबुल में उनका दिन मुश्किल होता गया। तालिबान के पहरे बढ़ते गए। आखिरकार उन्होंने अपनी माटी को अलविदा कह दिया। बरसों तक अपने लोगों की आवाज़ बनने की कोशिश करने वाली फौजिया जर्मनी में रहकर भी उन्हें भूल नहीं पाई हैं। अपने देश के मानवाधिकार और महिला कार्यकर्ताओं के अलावा पूर्व सैनिकों के साथ संपर्क में हैं। युवाओं के लिए एक सहायता संगठन स्थापित करने का प्रयास कर रही हैं। दुनिया में अभी भी महिला अधिकार कार्यकर्ता हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर क्यों दुनिया की महिला कार्यकर्ताओं ने अफगान महिलाओं को उन्हें अपने हाल पर छोड़ दिया है। अफगानिस्तान में संयुक्त राष्ट्र मिशन का कहना है कि तालिबान पत्रकारों, कार्यकर्ताओं और प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करके असंतोष पर विराम लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तालिबान ने सत्ता में वापसी से पहले हुए अमेरिका के साथ समझौते में सभी वर्ग और समुदाय को साथ लेकर चलने का वादा किया था। खास तौर से महिलाओं के अधिकार की रक्षा और लड़कियों की तालीम को जारी रखने का आश्वासन दिया था। अपने पिछले कार्यकाल में तालिबान ने लड़कियों की शिक्षा पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। जब तालिबान बातचीत के मेज पर थे तो दुनिया तालिबान के पुराने रूप से भयभीत थी। तालिबान के सत्ता में आने के बाद वही हुआ जिसका डर था। तालिबान पहले लड़कियों का स्कूल खोलने का भरोसा दे रहे थे, लेकिन फिर अपने तरीके से स्कूल खोलने की बात कहकर चुप्पी साध ली है। अब तक लड़कियों के हाई स्कूल तक की पढ़ाई बंद है। लड़कियां स्कूल जाने का इंतजार कर रही हैं। तालिबान अपने कानून के तहत लड़कियों की शिक्षा का हल तलाशने की बात कह रहा है, लेकिन फौजिया की तरह शिक्षा के जरिए देश को संवारने का सपना देखने वाली अफगानिस्तान की हजारों लड़कियों की आकांक्षाएं और अभिलाषाएं देर होती तालिबान के शिक्षा नीति के मकड़जाल में फंसकर दम तोड़ रही हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।